जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अपने जटिलता के बावजूद भी जो है बड़े जीवों में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, क्यों? अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि बड़े जीव जो होते हैं वो काफ़ी जटिल होते हैं, परंतु उसमें लैंगिक प्रजनन क्यों पाए जाते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे क्या लिखा है आंसर में कि अपने जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है क्योंकि एक ही समय में दो लाभ प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? एक ही समय में कितने लाभ प्राप्त होते हैं? दो लाभ प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला हमारा क्या है, क्रॉसिंग ओवर। तो क्या होता है कि आनुवांशिकता व संयोजन, आपसी संलयन आदि द्वारा संतति में क्या होता है, विभिन्नता उत्पन्न होता है, जो कि विकास के स्रोत है। दूसरा क्या है कि संतति अपने आप को जो है बदलते वातावरण में अधिक आसानी पूर्वक क्या कर लेते हैं, तेज़ी से रूपांतरित कर लेते हैं। यानी कि जो संतति उत्पन्न होता है वो जो बदलते वातावरण होते हैं उसके अनुकूल हो जाते हैं, वो आसानी से जो है अपने आप को उस वातावरण में अनुकूलित कर लेते हैं। फिर हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति का निर्माण होता है और लैंगिक जनन में जो संतति का निर्माण होता है, उन दोनों संततियों में जो है किस प्रकार का अंतर है, ये दोनों किस प्रकार से अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या लिखा आंसर में कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति जो है अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान होते हैं। क्या होते हैं? लगभग 90% जो है समान होते हैं, बिल्कुल समान हो जाते हैं। जबकि लैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न संतति जो होता है वे क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी जो उसके जनक है और उस संतति के बीच में क्या होता है, भिन्नता आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद क्या है, इसका कारण यह है कि लैंगिक प्रजनन में क्रॉसिंग ओवर आनुवांशिकता व संयोजन के द्वारा जीन का संयोग होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि जनक और शिशु में जो है थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। फिर हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। यानी जनन की विधि कौन सी है अच्छी, और है वो अच्छी विधि है तो आखिर क्यों है। तो यहाँ पे हमने उसके लिए सबसे पहले क्या लिखा, जनन लिखा कि जनन की सबसे अच्छी विधि जो है लैंगिक जनन है। क्या है? जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? लैंगिक जनन है, क्योंकि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति जो होती है वो अपने माता पिता से क्या हो जाते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं, तथा जो वातावरण होता है उसके प्रति क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है कि जीवों के लिए प्रजनन क्यों अनिवार्य है। प्रजनन क्या होता है ये तो हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ ही लिया था। वो यहाँ पे प्रश्न है कि जीवों के लिए जनन जो है क्यों अनिवार्य है। तो इसके लिए हम लोग खुद से भी इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं कि जनन, एक तो जनन की क्रिया यदि नहीं होगा तो मनुष्य का या कोई भी जाति का जो है किसी भी जीव का विकास रुक जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया कि जीवों के लिए जनन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जनन के द्वारा नए संतति का क्या होता है, निर्माण होता है, तथा पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है एक ही प्रजाति जीवित रहने योग्य बनता है। ओके फ्रेंड्स, यदि जनन आवश्यक नहीं होगा तो क्या होगा कि कुछ पीढ़ी के बाद जो है उस जाति का जो है अंत हो जाएगा। अर्थात जनन संतान बढ़ाने के लिए क्या है, एक विधि है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि प्रत्येक पुष्पीय पादप के भागों को पहचानें तथा लिखें कि वह द्विगुणित है या अगुणित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, पहला है हमारा अंडाशय। क्या है? अंडाशय। यहाँ से फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव बनता है, तो आप इसको ध्यान से देखना और काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना लो ताकि आप लोगों को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, अंडाशय। क्या है? नंबर 1 में है अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। फिर परागकोश। क्या है? परागकोश। परागकोश भी क्या होता है, द्विगुणित होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर अंड। अंड क्या होता है, अगुणित होता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, एक युग्मक होता है तो क्या होता है, ये अगुणित होता है। फिर है पराग।
पराग क्या होता है, अगुणित होता है। फिर है नर युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु जो होता है वो क्या होता है, अगुणित होता है। फिर है युग्मनज, तो युग्मनज क्या हो जाता है, द्विगुणित होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर अगला प्रश्न है हमारा कि जूस्पोर तथा युग्मनज में अंतर स्पष्ट करें। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, जूस्पोर तथा युग्मनज में जो है अंतर निम्नलिखित है। एक साइड हमने क्या लिख दिया, जूस्पोर लिख दिया, एक साइड युग्मनज लिख दिया। तो फिर हमने जूस्पोर में क्या लिखा कि यह जो है एक चल बीजाणु होता है। हमने पढ़ा भी था, आई थिंक 7th वीडियो में पढ़ा था शायद, कि जूस्पोर जो है एक चल बीजाणु होता है। और यहीं पे युग्मनज क्या होता है, ये अचल होता है। क्या होता है, युग्मनज अचल होता है। फिर क्या है, जूस्पोर की तरफ हमने लिखा दूसरा पॉइंट कि ये जो है अगुणित या द्विगुणित भी हो सकते हैं, यानी ये अगुणित भी हो सकता है या द्विगुणित भी हो सकता है, परंतु युग्मनज जो है वो हमेशा क्या होंगे, वो द्विगुणित ही होंगे। ओके, फिर हमारा तीसरा पॉइंट है जूस्पोर की तरफ कि यह अलैंगिक स्पोर है। क्या है, ये जूस्पोर का जो निर्माण होता है वो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है, जो शैवाल या फंगस के मिलने से बनता है। परंतु युग्मनज जो है इसमें नर तथा मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। फिर क्या है, जूस्पोर की तरफ हमने अगला पॉइंट क्या लिखा कि यह जो है अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। क्या है, जूस्पोर जो है अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न होता है। और वहीं पे युग्मनज क्या होता है कि ये जो है लैंगिक प्रजनन के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर जो है हमारा अगला प्रश्न कि बाह्य निषेचन की व्याख्या करें तथा इसके नुकसान को समझाएं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के कहाँ होता है, बाहर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। और इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ भी लिया था। तो क्या होता है कि जब निषेचन की क्रिया जो होता है शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और इसके जो नुकसान होते हैं वो निम्नलिखित है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यह असुरक्षित होते हैं क्योंकि इसको किस चीज़ का डर रहता है, भक्षक का, भक्षक अर्थात शिकारी का डर रहता है। फिर दूसरा क्या है कि बाह्य निषेचन में बहुत कम ही संतान जीवित रह पाते हैं, बहुत कम ही संतान क्या रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, क्योंकि शिकारी जो होता है इसका भक्षण कर लेते हैं। फिर तीसरा क्या लिखा कि इसके द्वारा उत्पन्न संतति जो होते हैं क्या होते हैं, बड़े होने पर जोखिमपूर्ण के शिकार हो जाते हैं, जैसे पक्षी हो गया, इन सब का शिकार मतलब भक्षण हो जाता है। फिर क्या है अगला प्रश्न हमारा कि व्याख्या की करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मनज जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं कि, यानी ये जो है ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, आखिर क्यों। तो यहाँ हमने क्या लिखा कि युग्मनज जनन हमेशा द्विगुणित होता है। क्या होता है, युग्मनज जनन हमेशा, यानी कि युग्मक जनन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, द्विगुणित होता है। और युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होता है। कौन सी विभाजन की क्रिया होता है फ्रेंड्स, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होता है, जिसमें जो भ्रूण का निर्माण होता है। और यही कारण है कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जो है जनन सदैव अंतर संबंधित, यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ओके, फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं क्यों, क्या यह कथन हर समय सही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं क्यों, क्या यह कथन हर समय सही होता है। तो हमने आंसर में क्या लिखा कि लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने का जो है अच्छे अवसर होते हैं, क्योंकि लैंगिक प्रजनन में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जो विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। और इससे जो उत्पन्न जीव होते हैं वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं, जो हमेशा सत्य है। फिर हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि युग्मक और युग्मक जनन तथा भ्रूणोद्भव में अंतर स्पष्ट करें। तो युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में क्या अंतर है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में निम्नलिखित अंतर है। यहाँ पे हमने एक साइड लिख दिया युग्मक जनन और दूसरा साइड लिख दिया भ्रूणोद्भव।
तो युग्मक जनन में हमने पहला पॉइंट क्या लिखा कि इसमें जो है अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक जनन में किसका निर्माण होता है? अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। परंतु भ्रूणोद्भव में जो है इसके फलस्वरूप जीव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जीव का निर्माण। फिर युग्मक जनन में हमने क्या लिखा दूसरा पॉइंट कि इसमें जो अर्धसूत्री तथा समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। युग्मक जनन में कौन सी कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन होता है। परंतु भ्रूणोद्भव में क्या होता है? इसमें केवल जो है समसूत्रीय कोशिका विभाजन होता है। ओके। फिर तीसरा पॉइंट हमने लिखा कि ये जो है निषेचन की ओर अग्रसर होते हैं, यानी युग्मक जनन जो होता है निषेचन की ओर अग्रसर होता है और वहीं पे भ्रूणोद्भव जो है ये भ्रूण के विकास को प्रदर्शित करता है। ओके। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या है कि ये जो है नर तथा मादा युग्मक को प्रदर्शित करता है, यानी युग्मक जनन में जो क्या होता है कि नर और मादा युग्मक को प्रदर्शित करता है, परंतु भ्रूणोद्भव में जो है ये शिशु को अग्रसित करता है। क्या करता है? शिशु को अग्रसर करता है। ओके। इस प्रकार से हमारा जो है युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में अंतर हो गया। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? लैंगिक प्रजनन के हानि। लैंगिक प्रजनन के हानि है, तो अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? लैंगिक प्रजनन के हानि क्या है? निम्नलिखित है। जैसे कि यह एक धीमी प्रक्रिया है। क्या है फ्रेंड्स? लैंगिक प्रजनन एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। फिर हमने तीसरा लिखा कि निषेचन की क्रिया संयोग से होता है। और फिर चौथा क्या लिखा कि इसके लिए कई स्रोत की आवश्यकता होती है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अलैंगिक जनन के हानि। तो अलैंगिक जनन के हानि क्या है? निम्नलिखित है। इसमें हमारा पहला क्या है? इसमें जो है विभिन्नताएं एवं अनुकूलन क्षमता नहीं पाई जाती है। इसमें जो उत्पन्न संतति होते हैं वो जनक के बिल्कुल समान होते हैं और इसमें जो अनुकूलन क्षमता होती है वो काफ़ी कम होता है। फिर दूसरा में हमने क्या लिखा कि कायिक प्रजनन के द्वारा जो पौधा को सूखने तथा खराब होने का डर रहता है, यानी कायिक प्रजनन के द्वारा जो भी पौधा का निर्माण होता है, यानी जो भी संतति उत्पन्न होते हैं कायिक प्रजनन विधि के द्वारा, उनको सूखने तथा खराब होने का डर बना हुआ रहता है। फिर तीसरा हमने क्या लिखा कि अलैंगिक प्रजनन में कायिक विधि अपनाने से पेड़ पौधे का क्षय हो रहा है, यानी कि कायिक विधि अपनाने से क्या हो रहा है? पेड़ पौधे का क्षय, यानी कि पेड़ पौधे का नुकसान हो रहा है। फिर उसके बाद अगला लिखा हमने कि इसको जो है उत्परिवर्तन की क्रिया नहीं होती, यानी इसमें जो है उत्परिवर्तन की क्रिया नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक था हमारा पहला चैप्टर। तो हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया फ्रेंड्स। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। हमारा दूसरा चैप्टर क्या है फ्रेंड्स? पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसी तरह से फ्रेंड्स टॉपिक वाइज डेफिनेशन दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और फ्रेंड्स जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि फ्रेंड्स और भी बच्चों को हेल्प मिल सके। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय।